हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे हिंदी गद्य की अन्य विधाओं के अंतर्गत रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी, यात्रावृत्त, रिपोर्टाज में अंतर संबंध क्या है और इन सभी विधाओं में अंतर कौन-कौन से हैं? क्योंकि इनसे परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव तौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि इंटरव्यू में भी इनसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो आज का लेक्चर यूपी, टीजीटी, पीजीटी हिंदी और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तो है ही, इसके अलावा इंटरव्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हमने कोशिश की है कि इन सभी अन्य गद्य विधाओं में जो अंतः संबंध है और अंतर है, उसको स्पष्ट किया जाए, जिससे कि आपको आगामी परीक्षाओं में प्रवृत्ति के आधार पर पूछे गए सवाल या फिर डायरेक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाओं पर आधारित सवाल पूछे जाएँ, तो आपका आंसर वहाँ पर गलत नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और मैं यही उम्मीद करूँगा कि आखिर तक इस लेक्चर को सुनेंगे, देखेंगे और जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर अपने कॉपी पर नोट्स भी बना लेंगे। तो चलते हैं, सीधे बात करते हैं लेक्चर के ऊपर। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 कॉलम बनाया गया है, एक तरफ रेखाचित्र है, दूसरे तरफ संस्मरण है। तो हमने शुरुआत दोनों विधाओं में अंतर के दृष्टिकोण से किया है और आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर इनको अलग-अलग लिखना पड़े, तो भी इन्हीं बिंदुओं को आप ध्यान में रखते हुए लिख सकते हैं। तो चलते हैं, सीधे देखते हैं कि रेखाचित्र क्या है। रेखाचित्र जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना, दृश्य आदि का इस प्रकार वर्णन किया जाता है कि पाठक के मन पर हूबहू चित्र बन जाता है, तो उसे रेखाचित्र कहते हैं। यानी कि जब भी कोई लेखक किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना, दृश्य का ऐसा वर्णन करता है कि पाठक के मन पर बिना किसी दबाव के हूबहू चित्र बन जाता है, उसे रेखाचित्र कहते हैं। आपने अपने कई दोस्तों से कहानियाँ सुनी होंगी जिनके कहने के माध्यम से आपके दिमाग में बिंब और रेखा बनने लगे होंगे। तो रेखाचित्र को समझने के लिए या तो कोई रेखाचित्र विधा आपने पढ़ा होगा, कोई किताब पढ़ी होगी, तो उसको ध्यान में रखिए, वरना इस तरीके से किसी के द्वारा कही गई बातों को देखिए कि उसके कहने में कौन-सी विधा आ रही है, रेखाचित्र है या फिर संस्मरण है। तो यहाँ पर हमने बताया कि रेखाचित्र में जब भी लेखक किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना, दृश्य आदि का वर्णन करता है, तो पाठक के मन पर हूबहू चित्र बनने लगता है, तो उसे रेखाचित्र कहते हैं। इस प्रकार के वर्णन में व्यक्ति को बेलाग यानी तटस्थ होना पड़ता है। वो एकदम तटस्थ होता है, किसी तरफ झुका नहीं रहता है, जैसा वो देखा रहता है, उसी हिसाब से बताता है। वहीं संस्मरण के बारे में बात करें, तो जब लेखक अपने या किसी अन्य व्यक्ति के जीवन में बीती किसी घटना अथवा दृश्य का स्मरण कर उसका वर्णन करता है, तो उसे संस्मरण कहते हैं। संस्मरण में उसका स्मृति के आधार पर लिखा जाना संस्मरण के लिए यह आवश्यक है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों विधाओं में जो पहले पॉइंट पर हमने चर्चा किया, एक तरफ है कि हूबहू चित्र बन जाता है, वो रेखा चित्र है। दूसरे तरफ लेखक के संस्मरण यानी स्मृति के आधार पर जो चीज़ लिखी जाती है, किसी व्यक्ति के ऊपर या फिर अपने जीवन के ऊपर ही लेखक लिखता है, जो कि उसका पास्ट रहता है, उसको याद करके लिखता है, तो वो संस्मरण कहलाता है। रेखाचित्र में लेखक का वर्णित घटना, व्यक्ति आदि के साथ निजी संबंध होना आवश्यक नहीं है। ये दूसरा पॉइंट बहुत ध्यान में रखने वाली बात है कि जब भी रेखाचित्र कोई लेखक लिखता है, तो जिस घटना का वर्णन करता है या फिर व्यक्ति के बारे में बताता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उससे उसका निजी संबंध हो। इसको ध्यान में रखना है, रेखाचित्र में निजी संबंध होना आवश्यक नहीं है। जबकि संस्मरण लिखते समय संस्मरण लिखने के लिए यह ज़रूरी है कि लेखक का वर्णित व्यक्ति, घटना आदि के साथ व्यक्तिगत या निजी संबंध रहा हो। तो इन इन इस पॉइंट्स को बिल्कुल ध्यान में आपको रखना है। तो यहाँ पर हमने 2 बिंदुओं पर चर्चा की। पहले बिंदु में बात की कि रेखाचित्र में हूबहू चित्र बन जाता है पाठक के मन के ऊपर। संस्मरण में बात की कि स्मृति के आधार पर संस्मरण लिखा जाता है। रेखाचित्र में निजी संबंध होना ज़रूरी नहीं है, जबकि संस्मरण में निजी संबंध या व्यक्तिगत संबंध होना ज़रूरी है। आगे बात करें तो का रेखाचित्र अतीत का भी हो सकता है, वर्तमान का भी।
और यदि लेखक के मन में भविष्य का कोई चित्र है तो उसका भी हो सकता है। रेखा चित्र में इस प्रकार का कोई बंधन नहीं है कि वो किस समय का हो, अतीत का भी हो सकता है, वर्तमान का भी हो सकता है और भविष्य का हो सकता है, जबकि संस्मरण अतीत का ही हो सकता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जोर देकर दिया गया है कि संस्मरण जो होता है वो अतीत का ही हो सकता है, वर्तमान या भविष्य का नहीं हो सकता है। यानी कि हम किसी चीज को याद तभी करते हैं जो बीत चुकी रहती है, उसी को हम अपने स्मृति में लाते हैं और फिर लिखने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझसे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़े हैं और कम्युनिटी सेक्शन में भी कई बार हम भी इसी तरीके से अपने संस्मरण को लिखने का प्रयास करते हैं। और मेरी कोशिश रहती है कि आप ऑब्जेक्टिव्स तैयारी करते करते परेशान हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो क्यों ना थोड़ा सा लिखित चीजों को पढ़िए ताकि आपका मन शांत होकर उस पर भी विचार करे। तो बस यही कोशिश रहती है। तो देख रहे हैं आप कि जब भी आप रेखाचित्र और संस्मरण में अंतर करेंगे तो इन छोटे-छोटे अंतरों को ध्यान में रखना पड़ेगा। रेखाचित्र में तीनों काल, खासतौर से अतीत, वर्तमान और भविष्य, तीनों का जिक्र हो सकता है, लेकिन संस्मरण में केवल अतीत का ही जिक्र होता है। ठीक है? वर्तमान या भविष्य इसमें शामिल नहीं होता है। अगले पॉइंट पर बात करें तो अनावश्यक विस्तार रेखा चित्र को भोंडा बना देता है, यानी कि बेकार कर देता है। अगर अनावश्यक विस्तार होने लगे तो फिर वो रेखा चित्र बोझिल होने लगेगा, बोरियत महसूस कराने लगेगा। रेखा चित्र में वर्णन इतना सुगठित और प्रभावपूर्ण होना चाहिए कि उसका चित्र पाठक के सामने उपस्थित हो जाए, ऐसा लगे कि किसी चित्रकार का बनाया हुआ चित्र आंखों के सामने है। शब्दों के द्वारा चित्र अंकित करने के इस गुण को चित्रात्मकता कहते हैं। यह रेखा चित्र की सबसे बड़ी विशेषता है। तो इस पॉइंट को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि रेखा चित्र में अनावश्यक जो विस्तार होता है वो उसे बेकार कर देता है। उसमें क्या होना चाहिए? सुगठित, प्रभावपूर्ण और ऐसा वर्णन होना चाहिए कि चित्र पाठक के सामने उपस्थित हो जाए और लगे कि किसी चित्रकार द्वारा बनाया गया है। और शब्दों के द्वारा चित्र जब अंकित किया जाता है तो वो चित्रात्मकता कहलाती है और ये रेखा चित्र की सबसे बड़ी विशेषता है। ये चित्रात्मकता को आप बिंबात्मकता भी कह सकते हैं। जब आप छायावाद पढ़ेंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उस युग की भाषा को चित्र भाषा का नाम दिया हुआ है। तो कुछ-कुछ इसी से मिलता-जुलता रहा है और आगे आपको पता चलेगा कि छायावाद की एक खास कवयित्री या कवि लेखिका रही हैं, जिनको की रेखा चित्र में महारत हासिल था। और कहाँ से उन्होंने लिखना शुरू किया? थोड़ा-सा छायावाद का भी प्रभाव उनके ऊपर रहा है। ठीक है? तो रेखाचित्र के इन दोनों पॉइंट्स को आपने समझ लिया। संस्मरण पर बात करें तो संस्मरण में लेखक उन्हीं तथ्यों का वर्णन करता है जो वास्तव में घटित हो चुके हैं। उसे अपनी कल्पना से कुछ भी जोड़ने की छूट नहीं होती है। संस्मरण में लेखक के निजी विचार किसी न किसी प्रकार आ ही जाते हैं, क्योंकि उसका संबंध उसके अपने जीवन से होता है। विस्तार संस्मरण की विशेषता है। तो आप देख रहे हैं कि मुख्य तौर पर यहाँ पर देखना है कि रेखाचित्र में अनावश्यक विस्तार नहीं करना है, नहीं तो वो बेकार हो जाएगा। जबकि संस्मरण में विस्तार उसकी क्या है? विशेषता है। यानी कि कहा जा सकता है कि रेखाचित्र में विस्तार की ज़रूरत नहीं है, संस्मरण में विस्तार हो सकता है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप समझ गए होंगे। आगे और देखते हैं। रेखाचित्र वास्तव में रेखा चित्रकार का काम शब्दों द्वारा चित्रों की श्रृंखला प्रस्तुत करने का है। रेखाचित्र इन शब्द चित्रों को किसी विशेष क्रम में उपस्थित करता है। क्रम के इस निर्वाह को श्रृंखलाबद्धता कहते हैं। तो अब धीरे-धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कि श्रृंखला की कड़ियाँ आप बताएँगे कि किसके द्वारा लिखा गया है और ये किस कालखंड के लेखक रहे हैं, लेखिका रही हैं। तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि इस रचना का नाम क्यों इस तरीके से लिखा गया, श्रृंखला की कड़ियाँ। वास्तव में रेखा चित्रकार का काम शब्दों के द्वारा चित्रों की श्रृंखला प्रस्तुत करने का प्रयास रहता है। रेखाचित्र इन शब्द चित्रों को किसी विशेष क्रम में उपस्थित करता है और क्रम के इस निर्वाह को श्रृंखलाबद्धता कहते हैं। तो ये रेखाचित्र के अंतर्गत हो गया। जबकि संस्मरण में क्या है? प्रसंगों को याद करते समय लेखक उन्हें रुचिकर बनाकर प्रस्तुत करता है और कहानी कहने के लहजे का उपयोग करता है। इससे वर्णन में फैलाव आ जाता है। कम से कम शब्दों का उपयोग कर बात रखने की कला का इसमें महत्व है। तो संस्मरण में क्या है कि प्रसंगों को याद करना है और रेखा चित्र में क्या है? शब्दों के माध्यम से चित्रों की श्रृंखला प्रस्तुत करना है और जो श्रृंखला प्रस्तुत होती है उसे श्रृंखलाबद्धता कहते हैं। जबकि संस्मरण में क्या है
कि कहानी कहने की दृष्टिकोण से बातें लेखक लिखता है तो इसके वर्णन में क्या होता है, फैलाव आता है यानी कि विस्तार आता है। हालाँकि कम से कम शब्दों का उपयोग कर बात रखने की कला इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो इन अंतरों को आपने देख लिया होगा। आगे और बात करते हैं कि रेखाचित्र में कौन-कौन से लेखक रहे हैं और रचनाएँ रही हैं और संस्मरण में कौन-कौन सी रचनाएँ और लेखक हैं। हिंदी में महादेवी वर्मा के रेखाचित्र, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएँ, पक्ष के साथी अमर हैं। इनके अलावा बनारसी दास चतुर्वेदी का सेतुबंध, श्री राम शर्मा का प्राणों का सौदा, राम वृक्ष बेनीपुरी का माटी की मूर्तें तथा मील का पत्थर उल्लेखनीय रेखाचित्र हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि रेखाचित्र की जब भी बात की जाएगी तो महादेवी वर्मा के रेखाचित्रों का नाम आएगा जिसमें कि अतीत के चलचित्र, आप देख रहे हैं यहाँ पर चलचित्र लिखा गया है। अतीत के चलचित्र, जैसा कि रेखाचित्र में आपने देखा कि तीनों कालखंडों का जिक्र किया जा सकता है, तो इसीलिए नाम रखा गया अतीत के चलचित्र। दूसरा है स्मृति की रेखाएं, तो यहाँ पर देखिए संस्मरण में स्मृति मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, लेकिन यहाँ पर रेखाचित्र में भी स्मृति शब्द का यूज किया गया है। तो ध्यान में रखना है, यही सब सवाल पूछ लिए जाते हैं कि संस्मरण है कि रेखाचित्र है, लेकिन आप यहाँ पर क्लियर करके रखिए कि स्मृति की रेखाएं, स्मृति भी दिया है और रेखाएं भी दिया है, ये रेखाचित्र के अंतर्गत है। पथ के साथी, पथ के साथी ये संस्मरण के तौर पर महादेवी वर्मा के रचनाओं में आता है, ठीक है, तो इसको हम इधर रख सकते हैं। और एक मैंने पूछा था इसके पहले श्रृंखला की कड़ियाँ, तो आप बताएं कि वो निबंधात्मक टाइप का है, रेखाचित्र है, संस्मरण है, क्या है? इसको आप कमेंट्स कर कर जरूर बताइएगा, ताकि इस लेक्चर के माध्यम से आपको क्लियर हो जाए कि वो रचना किसके अंतर्गत है। क्योंकि जब तक हम इसमें माथापच्ची नहीं करेंगे तब तक सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है? तो रेखाचित्र पढ़ते समय महादेवी वर्मा को ध्यान में रखना है। इसके अलावा बनारसी दास चतुर्वेदी का सेतुबंध, छोटा सा, देखिए शीर्षक में है सेतुबंध, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। श्री राम शर्मा का है प्राणों का सौदा, राम वृक्ष बेनीपुरी, माटी की मूर्तियां तथा मील का पत्थर उल्लेखनीय चित्र रेखाचित्र हैं। तो ये सभी रेखाचित्र को हमने एनसीईआरटी के बुक से उठाया है, कई बार सवाल वहां से पूछ लिए जाते हैं। संस्मरण में हिंदी में राहुल साकृत्यायन की बचपन की स्मृतियां, प्रकाश चंद्र गुप्त की पुरानी स्मृतियां, विनय मोहन शर्मा का रेखा और रंग, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जिंदगी मुस्कुराई, शांति प्रिय द्विवेदी की स्मृतियां और कृतियां, विष्णु प्रभाकर का कुछ शब्द कुछ रेखाएं, ये सब संस्मरण मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे। तो जितने भी यहाँ पर संस्मरणों का उल्लेख किया जा रहा है इनको अपने कॉपी पर नोट करते जाइए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे पढ़ने के लिए आप तमाम संस्मरणों और रेखाचित्रों को पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करें तो रेखाचित्र और संस्मरण हिंदी साहित्य की नवीन विधाओं के अंतर्गत है। संस्मरण में सटीक और प्रभावपूर्ण वर्णन तथा श्रृंखलाबद्धता आवश्यक, अपने इस बिंदु पर रेखाचित्र और संस्मरण एक दूसरे के नजदीक है। तो हमने अभी तक अंतर के बारे में बातचीत की थी, अंतर संबंधों के बारे में अब चर्चा करें तो कई बार इन दोनों विधाओं में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। तो कुछ कुछ समानताएं हैं, जैसे कि संस्मरण में भी सटीक और प्रभावपूर्ण वर्णन किया जाता है, श्रृंखलाबद्धता उसमें भी रहती है, और इस बिंदु के दृष्टिकोण से देखा जाए तो रेखाचित्र और संस्मरण एक दूसरे के नजदीक हैं, इसीलिए एक साथ ये यूज किए जाते हैं, एक ही साथ हर जगह आप देखेंगे लिखा रहता है रेखाचित्र और संस्मरण। संस्मरण कभी जीवनी के निकट चला आता है तो कभी आत्मकथा के। कई बार ये भी कंफ्यूजन होने लगता है कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो जीवनी है या फिर संस्मरण है या फिर आत्मकथा है, क्योंकि इनमें भी जो भी गाने की शैली है उसके आधार पर समानता मिल जाती है। आगे है कि यदि लेखक अपने व्यक्तिगत जीवन की घटनाओं को याद करता है तो वह आत्मकथा के निकट आ जाता है, और यदि अन्य व्यक्ति के साथ घटी घटनाओं को याद करता है तो वह जीवनी के निकट पहुंच जाता है। ये क्या है? अंतः संबंध है। इसीलिए मैंने टॉपिक में ही बता दिया था कि अंतः संबंध इनमें है। हो सकता है कि आप परीक्षाओं में जब इंटरव्यू में जाएं तो अंतर बता दें, लेकिन अंतर संबंध को भी क्लियर कर देंगे तो और बेहतर आपका इंटरव्यू जा सकता है। तो जैसा कि बताया जा रहा है कि जब लेखक अपने व्यक्तिगत यानी निजी जीवन को याद करता है तो वह आत्मकथा के निकट जाता है, और जब दूसरे के जीवन को याद करता है तो वो जीवनी के निकट जाता है। हालांकि लिखता है वो संस्मरण ही। मुख्य बात यह है कि इसमें लेखक या किसी अन्य व्यक्ति के जीवन का कोई पक्ष सामने अवश्य आ जाता है। इसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि वह वर्णन इस प्रकार करता है
मानो बीती घटनाओं को याद कर रहा हूँ। ठीक है। महादेवी वर्मा के रेखाचित्रों को लेकर विद्वानों के बीच बहुत मतभेद है। कुछ विद्वान इन्हें संस्मरण करने के पक्ष में हैं। उनका तर्क है कि महादेवी वर्मा ने जिन पात्रों और घटनाओं को लिया है, वे उनके जीवन में आए हुए वास्तविक पात्र और घटनाएं हैं। लेकिन हमारे पास इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि ये पात्र लेखिका के जीवन में आए थे या नहीं। इसके अतिरिक्त महादेवी वर्मा ने जिस तटस्थता के साथ संक्षिप्त रूप में पात्रों और घटनाओं का चित्रात्मक अंकन किया है, वह उनकी रचनाओं को रेखा चित्र के समीप लाता है। अभी आपने देखा, मैंने बताया पथ के साथी संस्मरण के तौर पर। तो विद्वानों में मतभेद है कि महादेवी वर्मा की कुछ जो रचनाएं हैं वो रेखाचित्र के अंतर्गत है, कुछ रचनाएं जो हैं वो संस्मरण के अंतर्गत है। और बताया जा रहा है कि संस्मरण कहने के पीछे क्या है। कुछ विद्वानों का मानना है कि जितनी भी बातें महादेवी वर्मा ने लिखी हैं वो वास्तविक पात्र और घटनाओं से रिलेटेड है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। और लेकिन जब वो तटस्थता के साथ संक्षिप्त रूप में पात्रों और घटनाओं का चित्रात्मक अंकन करने लगती हैं, तो रेखा चित्र के समीप आने लगता है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से या फिर परीक्षार्थी के दृष्टिकोण से महादेवी वर्मा के संस्मरण और रेखा चित्र दोनों का एक कॉलम बनाकर अलग अलग आप नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको परीक्षा में क्लियरिटी रहे, कंफ्यूजन न रहे, क्योंकि हमें वहां अंक भी प्राप्त करना है। बाकी पढ़ाई तो होती रहेगी। तो महादेवी वर्मा के संस्मरण और रेखाचित्र को लेकर विवाद भी है, तो इस विवाद को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। महादेवी वर्मा के रेखाचित्रों में स्मृति चित्र तथा संस्मरण दोनों समाहित हो जाते हैं। महादेवी वर्मा ने संस्मरणात्मक शैली में ही रेखाचित्र अधिक लिखे हैं, जिनको बहुत से आलोचक भ्रमवश संस्मरण मान लेते हैं। तो आपको भ्रम में नहीं रहना है, आपको कॉपी में अलग अलग नोट्स बना लेना है। एक तरफ रेखाचित्र का कॉलम, दूसरी तरफ संस्मरण का। ठीक है, इसको आज ही आप जाकर नोट कर लीजिए। आगे बात करें आत्मकथा और जीवनी के ऊपर। इससे पहले मैं यही उम्मीद करूंगा कि रेखाचित्र और संस्मरण में जो अंतर है, अंतर संबंध है और जितने भी लेखक हैं, रचनाएं हैं, वो आपके दिमाग में बैठ गई होंगी और आपको लगा होगा कि आज हमने रेखाचित्र और संस्मरण में अच्छे से अंतर स्पष्ट कर लिया है। आगे अगर लिखित परीक्षा में लिखना भी पड़ेगा तो भी लिख लेंगे और किसी को बताना होगा तो भी बता लेंगे। अब उसी तरीके से आत्मकथा और जीवनी दोनों विधाओं को एक साथ यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर है और क्या अंतर संबंध है और कौन कौन सी रचनाएं और लेखक हैं। आत्मकथा और जीवनी एक दूसरे से मिलती जुलती विधाएं हैं, फिर भी इन दोनों में भेद है। इनमें मुख्य अंतर यह है कि जहां आत्मकथा का लेखक अपने जीवन के बारे में खुद लिखता है, वहां जीवनी लेखक किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखता है। यह पहला और मुख्य अंतर है कि आत्मकथा में लेखक अपने बारे में लिखता है, जबकि जीवनी में किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखता है। इसी को अंग्रेजी में बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। तो इन दोनों चीजों को बिल्कुल ध्यान में रखिए। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं लिखी गई अपनी जीवनी आत्मकथा है। हो सकता है परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाए, किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं लिखी गई जीवनी क्या कहलाती है? आत्मकथा। इसके विपरीत जब कोई लेखक किसी अन्य व्यक्ति के जीवन को महत्वपूर्ण घटनाओं और को रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है तो उसे जीवनी कहते हैं। तो कुल मिलाकर आत्मकथा में शब्द में ही छिपा हुआ है कि जब कोई व्यक्ति आत्म यानी अपने बारे में लिखे तो वो आत्मकथा, जब कोई दूसरे के बारे में लिखे तो वो जीवनी कहलाती है। तो मोटे तौर पर यही अंतर है। आगे और बात करते हैं। आत्मकथा का नायक लेखक स्वयं होता है। आत्मकथा का जो नायक होता है वो लेखक ही होता है, जबकि जीवनी का नायक लेखक स्वयं नहीं, कोई और होता है। वही बात है, अलग ढंग से कहने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। आत्मकथा में लेखक अपने बीते हुए जीवन पर दृष्टि डालता है। आत्मकथा में लेखक अपने बीते हुए जीवन पर दृष्टि डालता है और अपने अतीत का विश्लेषण करता है। इसीलिए उसे बाहरी सामग्री की तलाश नहीं करनी पड़ती, जबकि जीवनी लेखक के लिए इसकी आवश्यकता रहती है। यानी कि जब लेखक अपने बारे में लिखता है तो उसको एक्स्ट्रा प्रयास नहीं करना पड़ता है, एक कमरे में ही बैठकर अपने अतीत को याद करता है, इसका विश्लेषण करता है, फिर लिखने का प्रयास करने लगता है। लेकिन जब हम जीवनी लिखते हैं तो उस व्यक्ति के संबंध में हमें तथ्यात्मक रूप से जानकारियां हासिल करनी पड़ती है, थोड़ा-सा प्रयास करना पड़ता है, घर से बाहर निकलना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, उनके बारे में पूछना पड़ता है, तब हम लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आत्मकथा लिखना थोड़ा-सा आसान है, लेकिन जीवनी लिखना थोड़ा-सा चुनौतीपूर्ण है, कठिन भी है।
क्योंकि उसी जीवनी के माध्यम से हम उस व्यक्ति के बारे में जान पाते हैं। जीवनी लेखक जिसकी जीवनी लिखे, यदि उससे उसका निकट का संपर्क हो तो अच्छी बात है। यदि चरित्र नायक से लेखक का निकट संपर्क न हो तो वह अपने चरित्र नायक के जीवन की प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करे। ये नहीं है कि किसी के जीवनी को लिखने के लिए हम काल्पनिक ढंग से कोई भी बात लिख दें तो वो प्रामाणिक तौर पर जानकारी नहीं हो सकती है। तो इसलिए जीवनी लिखने के लिए थोड़ा-सा हमें प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है और उसके बारे में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करना पड़ता है। तो उम्मीद है कि अभी तक आत्मकथा और जीवनी दोनों विधाओं में जो अंतर है, उनकी जो विशेषताएँ हैं, उससे आप परिचित हो रहे होंगे। आगे बात करें कि इसके लिए वह निम्नलिखित स्रोतों का उपयोग कर सकता है। यानी कि जीवनी के लिए, जीवनी लिखने के लिए किन-किन स्रोतों का हम उपयोग कर सकते हैं या फिर लेखक कर सकता है। उस विषय या उससे संबंधित विषयों पर लिखित पुस्तकों या लेखों को वो देख सकता है। मूल सामग्री जैसे चरित्र नायक द्वारा लिखी डायरी, पत्रों आदि का उपयोग कर सकता है। चरित्र नायक के समकालीनों के संस्मरणों को पढ़ सकता है। संबंधित स्थानों के भ्रमण से प्राप्त तथ्यों को देख सकता है। किसी अन्य स्रोत से प्राप्त जानकारी देख सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जीवनी लिखते समय 5 पॉइंट्स को बताया गया है। इन पाँचों पॉइंट्स को आप ज़रूर अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए कि जीवनी लिखते समय लेखक जिस भी व्यक्ति के ऊपर लिख रहा है, तो उस पर आधारित जितनी भी किताबें हैं, लेख हैं, उनको देखे। उस व्यक्ति के द्वारा अगर कोई डायरी लिखी गई है, तो उस डायरी को भी देखें। पत्र लिखे गए हैं, तो पत्र को भी देखें या फिर उसके समकालीन उसके दोस्त इत्यादि ने उसके ऊपर कुछ संस्मरण लिखा है, तो उसको भी देख लें। या फिर जहाँ का वो व्यक्ति रहा है, जहाँ-जहाँ घूमा है, एक से अधिक जगहों पर रहा है, तो वहाँ पर भी जाकर थोड़ा-सा वो तथ्यों को जुटाए, लोगों से बातचीत करे और अन्य स्रोतों से भी जहाँ तक जानकारी मिल सके, अधिक से अधिक जानकारी मिल सके, उसको जीवनी विधा में हम प्रयुक्त कर सकते हैं। तो आपने देखा कि आत्मकथा में ज़्यादा आपको तामझाम नहीं है, लेकिन जीवनी में ज़्यादा चुनौतियाँ हैं और उसको लिखना कठिन है। तो इसलिए आपके दिमाग में किसी की जीवनी लिखने की थोड़ा-सा भी मन बन रहा होगा तो इन पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान में रखना पड़ेगा। जबकि आत्मकथा लिखना चाहते हैं तो आराम से आप लिख सकते हैं। उम्मीद है कि जीवनी और आत्मकथा दोनों में अंतर, अंतर्संबंध और मुख्य बिंदुओं को आप समझ गए होंगे। आगे चर्चा करें कि अंतर होने के बाद भी आत्मकथा और जीवनी में कुछ समानताएँ भी हैं। आत्मकथा और जीवनी लिखने के लिए यह ज़रूरी नहीं कि व्यक्ति के जीवन की सभी घटनाएँ ली जाएँ। कोई ज़रूरी नहीं कि सभी घटनाएँ ली जाएँ, किंतु इनमें हृदय को छूने वाली अथवा जीवन में मोड़ लाने वाली घटनाओं का समावेश आवश्यक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आप आत्मकथा और जीवनी लिखते हैं या फिर लिखने का प्रयास कर रहे हैं, तो व्यक्ति के जीवन की सभी घटनाएँ ली जाएँ, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, वो घटनाएँ ली जा सकती हैं, जो कि पाठक के हृदय को छूने वाली हों या फिर उस व्यक्ति के जीवन में टर्निंग पॉइंट्स लाने वाली हों। ठीक है? इसको हम ले सकते हैं। इसमें इनमें चरित्र नायक के जीवन की प्रामाणिक और तथ्यपरक जानकारी की अपेक्षा रहती है, चाहे वो आत्मकथा हो, चाहे जीवनी हो। दोनों में जीवन की प्रामाणिक और तथ्यपरक जानकारी की अपेक्षा रहती है। इसलिए कल्पना और कृत्रिमता के लिए इनमें कोई स्थान नहीं है। इसीलिए परीक्षा में पूछ लिया जाएगा, क्या जीवनी और आत्मकथा में कल्पना और कृत्रिमता को शामिल किया जा सकता है? तो आपका जवाब नहीं होगा, वो वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी ध्यान में रखना है कि प्रामाणिक और तथ्यपरक जानकारी की अपेक्षा की जा सकती है। साहित्य के अन्य रूपों के समान आत्मकथा और जीवनी की शैली भी प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। ये नहीं कि जैसे मन करे वैसे ही लिख दें, बल्कि प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। जीवन में घटित घटनाओं के क्रम का भी इन विधाओं में ध्यान रखना चाहिए। जो श्रृंखलाबद्धता की चर्चा रेखाचित्र और संस्मरण में की जा रही थी, यहाँ भी है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो घटनाएँ उसी क्रम में लिखी जानी चाहिए, जिस क्रम में वे घटी हैं। यानी 1, 2, 3 इस तरीके से क्रम से लिखी जानी चाहिए। ये नहीं कि पहले बात 1950 की हो रही है, इसके बाद 1905 की होने लगी। इस टाइप से बातें नहीं होनी है। 1950 के बाद 55, 60 इस टाइप से जो भी घटनाएँ हुई हैं, क्रम से होनी चाहिए। आत्मकथा और जीवनी यदि प्रभावपूर्ण शैली में लिखी गई हो, तो वे उपन्यास की भांति रोचक हो सकती हैं। देखिए, प्रभावपूर्ण शैली का कितना महत्व है। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो किसी के द्वारा दिया गया लेक्चर हो, अगर वो प्रभावपूर्ण शैली में लिखा जाता है, तो बोला जाता है या फिर बताया जाता है, तो वो समय बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है। आपने अपने उन टीचर्स को याद रखा होगा जिनकी कक्षाएँ कब समाप्त हो जाती थी, आपको मालूम ही नहीं पड़ता था। कारण ये था प्रभावपूर्ण शैली में। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आत्मकथा और जीवनी
यदि प्रभावपूर्ण शैली में लिखी गई हो तो उपन्यास से भी वो अच्छी और रोचक महसूस होने लगती हैं पाठकों के लिए। कुछ चर्चा कर लेते हैं कि कौन से आत्मकथा लिखे गए हैं और कौन-कौन से जीवनी है। तो सबसे पहले हम आत्मकथा के बारे में चर्चा करेंगे और जो भी यहाँ पर रचनाएँ और रचनाकारों का नाम दिया गया है, वो सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। वैसे तो आप तमाम आत्मकथाओं को और जीवनियों को अपने दिमाग में रखा होगा, लेकिन इनको विशेष तौर पर दिमाग में रखना है ताकि यहाँ से सवाल आए तो गलत नहीं होना चाहिए। जैन कवि बनारसी दास द्वारा लिखित अर्धकथानक हिंदी की पहली आत्मकथा है। कई बार इसको लिख दिया जाता है प्राचीन आत्मकथा, ठीक है? हिंदी की प्राचीनतम आत्मकथा, चाहे भी पहली आत्मकथा, दोनों क्या है, एक ही बात है। तो जैन कवि बनारसी दास द्वारा लिखित अर्धकथानक हिंदी की पहली आत्मकथा है। इसको इम्पोर्टेंट करके लिखिए और हो सकता है कई बच्चे इसको सुनते समय इसके ईयर को भी लिख दें कि ये कब प्रकाशित हुआ था। ध्यान में रखना है कि बनारसी दास द्वारा लिखा गया है। कई बार बनारसी दास जैन लिख दिया जाता है और हिंदी साहित्य में आप देखेंगे कि बनारसी दास नाम के कई साहित्यकार हुए हैं, तो इसलिए इसको ध्यान से आपको देखना है। अर्धकथानक जो कि बनारसी दास जैन द्वारा लिखा गया है, हिंदी की पहली आत्मकथा है। आधुनिक युग में इस विधा की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती से की है। अंबिका दत्त व्यास की मित्र और वृत्तांत आत्मकथाएं, बाबू श्याम सुंदर दास की मेरी आत्म कहानी, राजेंद्र बाबू की आत्मकथा, इन्होंने आत्मकथा नाम से ही लिख दिया। हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर से, प्रवास की डायरी, भवानी दयाल सन्याल की प्रवासी की आत्मकथा, राहुल साकृत्यायन की मेरी जीवन यात्रा, डॉक्टर नगेंद्र की अर्धकथा आदि हिंदी की उल्लेखनीय आत्मकथाएं हैं। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि आपने कई आत्मकथाओं और जीवनियों को पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर जिन जिन आत्मकथाओं का जिक्र किया गया है उनको आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए ताकि यहाँ से सवाल आए तो आपका बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि पहली आत्मकथा है अर्धकथानक और यहाँ पर डॉक्टर नगेंद्र की एक आत्मकथा दी गई है अर्धकथा। इन दोनों को लेकर कई बार विद्यार्थियों में कंफ्यूजन हो जाता है। ध्यान में रखिए, एक का नाम है अर्धकथानक और दूसरी का नाम है अर्धकथा, ठीक है? तो इसी तरीके से अंतर को रिलेट करके आप पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। आगे हम बात करते हैं जीवनियों के ऊपर कि कौन-कौन सी जीवनियाँ हिंदी साहित्य में फेमस रही हैं। साहित्य की महत्वपूर्ण उल्लेखनीय जीवनी कृतियों में देखा जाए तो प्रेमचंद घर में, ठीक है? प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी, महाप्राण निराला गंगा प्रसाद पांडे, कलम का सिपाही अमृत राय, प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी शिव कुमार कौशिक, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, प्रेमचंद चित्रात्मक जीवनी कमल किशोर गोयनका आदि की ये महत्वपूर्ण रचनाएं, ठीक है? इसके अलावा देखा जाए तो इनके पूर्व लिखी गई राम नरेश त्रिपाठी की गांधी जी कौन, व्यथित हृदय की पंडित जवाहरलाल नेहरू, गणेश शंकर विद्यार्थी की लाला लाजपत राय, इंद्र विद्या वाचस्पति की चंद्रशेखर आजाद आदि भी इसी कोटि की जीवनियां। तो जीवनियों में खासतौर से हिंदी साहित्य में कई जीवनियां हैं जिसको कि आपने याद भी किया होगा, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शिवरानी देवी, गंगा प्रसाद पांडे, अमृत राय, विष्णु प्रभाकर और कमल किशोर गोयनका द्वारा लिखी गई जीवनियां इंपॉर्टेंट है। प्रेमचंद को आधार बनाकर तो खूब जीवनियां लिखी गई। इसी तरीके से भारतेंदु को भी केंद्र में रखकर खूब जीवनियां लिखी गई। जैसा कि जीवनी पर हमने चर्चा करते हुए बताया था कि ये काफी चुनौतीपूर्ण है, हालांकि जीवनियां भी हिंदी साहित्य में खूब लिखी गई। तो इस तरीके से आपने आत्मकथा और जीवनी में अंतर, अंतर संबंध, रचनाकारों और रचनाओं से परिचय प्राप्त कर लिया होगा। आगे हम चर्चा करते हैं यात्रा वृत्त के ऊपर। यात्रा वृत्त के लेखक अपनी यात्रा के दौरान देखे गए स्थानों का वर्णन प्राय स्मृति के आधार पर करते हैं। आप देख रहे हैं कि स्मृति तो हर जगह है, आपकी परीक्षा के लिए भी स्मृति ही जिम्मेदार है, महत्वपूर्ण है। स्मृति नहीं रहे तो आप परीक्षा में सक्सेस भी नहीं हो पाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि चाहे वो रेखा चित्र हो, चाहे संस्मरण हो, चाहे आत्मकथा हो, जीवनी हो, यात्रा वृत्त हो, स्मृति में सबका महत्वपूर्ण रोल है। तो बस हमें ध्यान में रखना है और स्मृति के अलावा उन तथ्यों का जो कि इन विधाओं को अलग कर रहे हैं, ठीक है? यात्रा वृत्त में क्या है कि अपनी यात्रा के दौरान देखे गए स्थानों का वर्णन लेखक स्मृति के आधार पर करते हैं। इसीलिए किसी अच्छे यात्रा वृत्त में संस्मरण की प्रवृत्ति भी रहती है। इसीलिए आज के लेक्चर को हमने अंतः संबंध का नाम दिया हुआ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी यात्रावृत्त होते हुए भी उसमें संस्मरण के कुछ पुट दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है?
तो स्मृति के आधार पर जो भी चीजें लिखी जाती हैं यात्रावृत्त और यात्रा के दौरान देखे गए स्थानों का वर्णन होता है। तो पढ़ते समय पता चल जाता है कि ये यात्रावृत्त क्या है। यात्रावृत्त में भी संस्मरण की कुछ प्रवृत्तियां हमें देखने को मिल जाती हैं, फिर भी यात्रावृत्त और संस्मरण संस्मरण एक दूसरे से भिन्न है, अलग है। यात्रावृत्त में समय तथा स्थान का उल्लेख अनिवार्य रूप से होता है। देखिए अंतर का जो पॉइंट है यही है कि यात्रावृत्त में समय और स्थान दोनों का उल्लेख अनिवार्य होता है, किंतु संस्मरण में स्थान तथा समय का उल्लेख अनिवार्य नहीं है। यही चीज आपसे इंटरव्यू में पूछ दिया जाएगा कि यात्रावृत्त और संस्मरण में अंतर बताइए, तो आप अगर इस पॉइंट्स को बता देते हैं कि यात्रावृत्त में समय तथा स्थान का उल्लेख अनिवार्य होता है, किंतु संस्मरण में स्थान तथा समय का उल्लेख अनिवार्य नहीं होता है, तो इसी पॉइंट्स पर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा चला जाएगा और पूरे एक्सपर्ट्स जो भी वहां पर सदस्य बैठे हुए हैं, आपको सफल आंखों से देखना शुरू कर देंगे कि ये बच्चा मेहनत करके आया हुआ है। तो यात्रावृत्त और संस्मरण में क्या अंतर है? समय और स्थान का अंतर है। इसके अतिरिक्त यात्रावृत्त में जब लेखक करता है, यानी कि जब लेखक अपनी यात्रा के दौरान देखे गए स्थानों का वर्णन करता है, तो उसे यात्रावृत्त या यात्रा साहित्य कहते हैं। इसकी चर्चा हमने ऊपर भी की थी। लेखक वर्ण विषय का वर्णन आत्मीयता तथा निजता के साथ करता है। जैसा कि आपने रेखा चित्र या संस्मरण देखा था, तो उसमें भी निजता और आत्मीयता की बात आई हुई थी। ठीक है। यात्रावृत्त में भी लेखक विषय का वर्णन आत्मीयता और निजता के साथ करता है। जिस प्रकार वह जिस विषय का वह वर्णन करता है, उसके साथ उसका जुड़ाव होता है तथा उसके अपने जीवन संदर्भ में भी आते रहते हैं। वो बीच-बीच में अपने बारे में भी बताता रहता है। आत्मीयता तथा निजता का यह गुण निबंध शैली की भी विशेषता है। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि यात्रावृत्त की वर्णन प्रक्रिया निबंध की सी होती है, निबंध के तरह ही होती है। फिर भी यात्रावृत्त निबंध नहीं है, क्योंकि इसमें जिस किसी विषय का समावेश नहीं हो सकता। इसमें तो यात्रा के दौरान देखे गए स्थानों का ही वर्णन अपेक्षित है। यात्रा के दौरान देखे गए स्थानों, दृश्यों अथवा घटनाओं से जुड़ी सामयिक स्मृतियों का वर्णन होता है, जबकि संस्मरण में स्थायी एवं अमिट स्मृतियों का वर्णन होता है। तो बार-बार यात्रावृत्त और संस्मरण इन दोनों में अंतर करने का प्रयास किया जा रहा है कि यात्रावृत्त में यात्रा के दौरान स्थानों और दृश्यों, घटनाओं का सामयिक स्मृतियों के साथ वर्णन होता है और समय तथा स्थान निर्धारित होते हैं, जबकि संस्मरण में ये कोई आवश्यक नहीं है, बल्कि उसमें अतीत की जो स्मृतियाँ होती हैं, वो इम्पोर्टेंट होती हैं। तो आपने इसके पहले भी पढ़ लिया था, संस्मरण में अतीत इम्पोर्टेंट है, जबकि रेखा चित्र में बताया जा रहा था कि तीनों कालखंड ज़रूरी हैं। तो इसलिए इस लेक्चर के माध्यम से आप जितनी भी अन्य गतिविधियाँ हैं, आपस में जो घाल-मेल करने लगती हैं, वो धीरे-धीरे क्लियर हो रहा होगा। आगे बात करें तो या हिंदी में यात्रावृत्त में जो खास रचनाकार हैं, जिन्होंने बहुत काम किया है, उसमें अज्ञे, अरे यायावर रहेगा याद, मोहन राकेश, आखिरी चट्टान, भगवत शरण उपाध्याय, वो दुनिया आदि इम्पोर्टेंट रही हैं। इसके अलावा जो राहुल साकृत्यायन जिनको कि कहा जाता है अथातो घुमक्कड़, ठीक है? तो उनके पूरे यात्रावृत्त को आपको ध्यान में रखना है। आपने याद भी किया होगा। यहाँ पर कोशिश ये थी कि विधाओं में जो अंतर संबंध है और अंतर है, उनको देखा जाए। तो उम्मीद है कि यात्रावृत्त आप समझ गए होंगे। आगे चर्चा करते हैं रिपोर्ताज के ऊपर। रिपोर्ताज फ्रेंच भाषा का शब्द है। न जाने कितनी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन दिया रहता है, उसमें सही जवाब होगा फ्रेंच भाषा का शब्द है तथा अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द से इसका घनिष्ठ संबंध है। रिपोर्ताज है तो फ्रेंच भाषा का शब्द, लेकिन अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द से भी इसका घनिष्ठ संबंध है। किसी घटना के यथा तथ्य विवरण को रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट किसे कहते हैं? जब किसी घटना के यथा तथ्य विवरण को हम प्रस्तुत करते हैं, तो वो रिपोर्ट कहलाता है, जो प्रायः समाचार पत्रों के लिए लिखी जाती है। रिपोर्ट के साहित्यिक और कलात्मक रूप को हम रिपोर्ताज कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि रिपोर्ताज क्या है, तो आप बता सकते हैं कि रिपोर्ट के साहित्यिक और कलात्मक रूप को हम रिपोर्ताज कहते हैं। और बाकी आपने देख लिया कि फ्रेंच का है और अंग्रेजी के रिपोर्ट सबसे निकट है। बाकी रिपोर्ट यथा तथ्य विवरण को कहते हैं, जो कि प्राय समाचार पत्रों के लिए लिखी जाती है। और जब रिपोर्ताज की बात आएगी, तो रिपोर्ताज के साहित्यिक और कलात्मक रूप को हम रिपोर्ताज कहेंगे। रिपोर्ताज की और कुछ विशेषताएं हैं, जिनको कि हम देखते हैं। रिपोर्ताज का लेखक
रिपोर्टाज में युद्ध, महामारी, अकाल, बाढ़ आदि के दुष्परिणामों का आंखों देखा समाचार वर्णित करता है और उसका उद्देश्य सूचना देना भर नहीं होता। इसके पीछे उसकी एक विशेष दृष्टि होती है। आपने अपने जीवन में कई रिपोर्टाजों को पढ़ा होगा। खासतौर से एक रिपोर्टाज है रेणु का, फणीश्वर नाथ रेणु का, कि ऋण जल धन जल, काफी इंपॉर्टेंट है। अकाल और सूखा के बाद का जिक्र किया गया है। इसके अलावा हमने आपने पढ़ा होगा अकाल और उसके बाद, कविता के रूप में है, लेकिन वो कहीं न कहीं रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत की गई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिपोर्टाज के बारे में बताते हुए कि रिपोर्टाज में केवल सूचना भर नहीं होता है, बल्कि लेखक की उसके पीछे एक दृष्टि होती है, जिसके माध्यम से वो अपने रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है। रिपोर्ट में युद्ध, महामारी, अकाल, बाढ़ इत्यादि के दुष्परिणामों का आंखों देखा समाचार वर्णित होता है। लेखक का मुख्य उद्देश्य महामारी, बाढ़, अकाल आदि से उत्पन्न विषम स्थितियों से लाभ उठाने वाले मुनाफाखोरों पर व्यंग करना होता है। आपने ऋण जल धन पढ़ा होगा, तो बहुत से तथ्य आपको इस लक्षण से मिल रहे होंगे। उसमें रेणु ने उस समय, जैसे आप देखते हैं कि अकाल या फिर बाढ़ आती है, तो कैसे वहां पर बचाव राहत वाले जाते हैं, खाने पीने का जो भी सामान देते हैं, तो उसमें कैसे मारामारी होने लगती है, कम हो जाता है। तो मुनाफाखोरों पर व्यंग करना भी रिपोर्टाज के लेखक का एक उद्देश्य होता है। वह ऐसे नीच व्यक्तियों पर व्यंग कर मानव जीवन के विकास में सहायक जीवन मूल्यों के ह्रास पर चिंता प्रकट करता है और पाठकों को इनके विषय में सोचने पर बाध्य करता है। यानी कि रिपोर्टाज लिखने के पीछे लेखक व्यंग के माध्यम से मानव जीवन के विकास में जो भी जीवन मूल्यों का ह्रास हुआ है, उस पर चिंता प्रकट करता है और जो भी पाठक उस रिपोर्टाज को पढ़ते हैं, उनको सोचने पर मजबूर करता है कि क्या दयनीय स्थिति है, कैसी स्थिति है, इसके बारे में भी। तो रेणु का रिपोर्टाज ज़रूर आप पढ़िएगा, और भी कई रिपोर्टाज फेमस रहे हैं। रिपोर्टाज के जो शीर्षक रहेंगे, आप देखेंगे कि उसमें कहीं न कहीं युद्ध, महामारी, अकाल, बाढ़ इत्यादि का थोड़ा बहुत ज़िक्र रहता है। जितने भी रिपोर्टाज आप पढ़ेंगे, कहीं न कहीं ये भाव उसमें दिखेंगे आपको। यूँ तो रिपोर्टाज में विनाशकारी घटना के वर्णन पर लेखक की दृष्टि टिकी होती है और पात्र उसके लिए विशेष महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। तथापि, यानी कि फिर भी मानव मानव मूल्यों का नाश करने वाले कुछ पात्रों के अमानवीय कार्यों का वर्णन भी लेखक करता ही है। जैसे अन्य विधाओं में पात्रों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन रिपोर्टाज में आप देखेंगे कि पात्र नहीं बल्कि परिस्थिति और घटनाएं इंपॉर्टेंट होती हैं। पात्र उनके लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। फिर भी कुछ ऐसे पात्रों का जिक्र कर लिया जाता है जो कि मानव मूल्यों के नाश के लिए जाने जाते हैं, अमानवीय कार्यों के लिए जाने जाते हैं, तो उसका वर्णन लेखक को करना पड़ जाता है। अगर बात करें हिंदी के रिपोर्टाज लेखन के बारे में, तो शिवदान सिंह चौहान, अमृत राय, प्रभाकर माचवे, लक्ष्मीचंद जैन, धर्मवीर भारती, प्रकाश चंद्र गुप्त आदि के नाम लिए जा सकते हैं। और आपने पढ़ा भी होगा कि लक्ष्मी का पूरा, जो कि शिवदान सिंह चौहान का है, रूपाब पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, पहला रिपोर्टाज माना जाता है। इसके अलावा रेणु का हमने चर्चा किया। इसके अलावा आप वर्तमान समय में खासतौर से स्वतंत्रता के बाद आप देखेंगे तो कई रिपोर्टाज लिखे गए हैं। तो उम्मीद है कि इन सभी विधाओं के बारे में आपने समझ लिया होगा, क्या-क्या अंतर है, क्या-क्या अंतर संबंध है और किस विधा की क्या खास विशेषता रही है और कहाँ पर हमें अंतर करना मुश्किल पड़ जाता है। तो कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक और लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।